नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता भट्टाचार्य है और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान है। मेहमान मेरी दोस्त भी हैं और मेरी मेंटर, मेरी बहुत अच्छी सहेली, और साथ में हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है साथ में। कामिनी खन्ना जी, मतलब इनके टैलेंट, इनकी प्रतिभा के बारे में कुछ बोलना मतलब सूरज को रोशनी दिखाना जैसा होता है। पर आज हम लोग कुछ अच्छी बातें करेंगे और हो सकता है कि हमारी बातें सुनकर आपको भी लगे कि नहीं, ये कुछ काम की बातें हैं। तो कामिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अर्पिता। कैसे हो मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद फाइनली हम बैठ के कुछ बात कर पा रहे हैं। थैंक यू अर्पिता, सबसे पहले कि आपने मुझे इनवाइट किया और आप ये हौसला अफजाई की। मैम, हौसला अफजाई तो बहुत छोटा शब्द है। मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ या कभी खुश होती हूँ, कभी उदास होती हूँ, हमेशा पहला चीज़ होता है फ़ोन लिया, आपका नंबर लगाया और मैम ये चल रहा है लाइफ में, बताओ क्या कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये आपके साथ हमेशा होता ही होगा। आपके कई सारे फैंस बोल सकती हूँ सेफली कई सारे फैंस हैं, कई सारे आपके क्लाइंट्स हैं जो इस तरह से आप पे डिपेंड करते हैं। मैम, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? आपने कब सोचा कि मुझे ऐसा कोई प्रोफेशन, ऐसे किसी काम में लगना जहाँ मैं लोगों का भला कर सकूँ? देखो, मैं पेशे से राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर थी, पहले सिंगर और डांसर थी। लेकिन इस प्रोफेशन में मैं आई वो मेरी तकलीफें दूर करने के लिए। मैं बहुत बीमार थी, 15-20 बीमारियां थी मुझे। उनसे बाहर निकलने के लिए मैं रोज सोचती थी कि आज का दिन कैसा जाएगा, आज का दिन कैसा जाएगा, ये मुझे ही क्यों हो रहा है, इतनी तकलीफें सालों साल से क्यों। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना खुद से ही शुरू की। खाली पंचांग खोलने लगी रोज का रोज, आज क्या है वॉच करने लगी कि आज क्या नक्षत्र है, आज क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और धीमे 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 देखते 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 पूरा सीख लिया एस्ट्रोलॉजी। 27-37 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी, अभी भी सीख रही हूँ। और फिर मैं अपनी तकलीफों से बाहर निकलने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, इसके साथ साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी भी अपना ली और मैं इससे बाहर आ गई। और पॉजिटिविटी, एक बहुत कुछ गंभीर फेज आया आपके जीवन में। कई सारे लोग आज की डेट में रिलेट कर पाएंगे क्योंकि लाइफ हमारी इतनी सेडेंटरी हो चुकी है। बट उस जमाने में भी कम कठिनाई नहीं देखी आपने। मैं आपको पर्सनली जानती हूँ इसलिए, और पुरानी तस्वीरें आपकी इंटरनेट पे लोगों ने देखा है। तो ये जो एक जर्नी रहा, मुझे याद है आपने बताया था कि आई थिंक 40 किलो वजन कम किया। हाँ, 40 से 50 किलो कम किया मैंने। ये और कैसे, मतलब एक तो वजह क्या थी? क्योंकि आप कभी भी, मुझे ऐसा लगता नहीं आपको देख के कि कभी भी आप इनडिसिप्लिन रहे होगे। तो वो वजन बढ़ने का भी रीजन क्या रहा और फिर कैसे आपने उसको लाइन में, ट्रैक पे लाए? नहीं, नर्वस सिस्टम खराब हो गया था मेरा और उसकी वजह से पैनिक अटैक्स आते थे मुझे। और पैनिक अटैक्स में मुझे बहुत ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया, पीछे मेरी बॉडी के सारे नर्व्स नम हो गए थे, तो मुझे बड़ी देर तक ग्लूकोज चढ़ता रहा। फिर ऐसे में इंसान खाता भी ज्यादा है डिप्रेशन में और तकलीफ में। तो जब मैंने खाया वगैरह बहुत ज्यादा तो मेरा वेट 96 kg हो गया। और 96 kg को घटाने के लिए फिर मैं जब होश में आई, मतलब पहले तो मैं कई साल बेहोशी थी, किसी उन्माद में थी, मैं बाहर ही नहीं निकलती। जब मैं होश में आई तो मैंने बहुत सारा वॉक, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब किया। और इसके साथ साथ मैंने बड़ा शांति से अपना फूड प्लान बदला, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं जाके बड़े बड़े डॉक्टरों को अप्रोच करूं या मैं कोई किसी की सलाह लूं। तो मैं 2 टाइम समुद्र जाने लगी, खुद ही प्राणायाम मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के शिष्य से प्राणायाम सीखा। वो आते थे सिखाने के लिए हमारी फैमिली में, उनसे सीखा। योगा मैंने उस जमाने में तलवलकर जिम से आते थे, उनसे योगा सीखा। एक्सरसाइज में अपने भाई बहनों को करते हुए देखती थी तो उनसे एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग आती थी। और मैंने फूड हैबिट्स बदल दी। तो फूड हैबिट्स में मैं 1.5 साल तक बॉयल खाया है। और मैंने 1.5 साल तक बॉयल खाया, वो तो मेरे झटक से मैंने बड़ी नेचुरली खूब पेट भर के खाया। तो मुझे, मेरे दिमाग में हमेशा होता था कि जो डाइटिंग करता है उसके बाल चले जाते हैं, उसकी स्किन खराब हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने पेट भर के खाया, रॉ खाया, बॉयल खाया। और फिर धीमे धीमे मैंने अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल शुरू किया। फिर मैंने सुबह के समय पे सिर्फ बॉयल लिया, शाम के समय पे मैंने नेचुरल तेल घी लेना शुरू किया। तो एक जुनून था
नाचती थी बहुत ज्यादा। नाचती हैं अभी भी, नाचती जब तो हूँ नाचती अभी। हैं तो सबके छक्के छुड़ा देती हैं। थैंक यू। मैम एक और चीज पूछनी थी। हमेशा ये सोचती हूँ कि आप जिस परिवार से हैं, आपके परिवार में इतने सारे सेलिब्रिटीज, आपके परिवार में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत शोहरत की बुलंदियां जो जिसको हम कहते हैं वो सब देखा है, तो अहंकार कैसे नहीं आया आपके लिए? एंकर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं खुद बहुत बुरे हालातों से गुजरी थी और मैंने खुद को इतना तड़पते हुए देखा था कि मैं इतना ज्यादा तड़प रही थी कि मैं जब ठीक हुई ना तो मुझे ऐसा लगा अरे मैं ठीक हो गई तो अब मैं लोगों को भी ठीक करूंगी। तो मैंने जागो नाम का शो भी शुरू किया, इसमें मैं लोगों को तकलीफों से निकालने के लिए बड़ी कोशिश की। फिर मेरे पास क्लाइंट्स भी आना शुरू हो गए तो उनको भी तकलीफ हो सकती, यहाँ पर खुद को बहुत तकलीफ हो रही थी, सामने मुझसे ज्यादा तकलीफ वाला आ जाता था तो उसको तकलीफ से निकालने में लग जाती, फिर अपना दुख भूल जाता था। इसी तरीके से मैं धीमे 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 लोगों की तकलीफों को देख देख के अपनी तकलीफ भूल के अपना सब कुछ अपना कार्यक्रम परफेक्ट रख के आई केम आउट। आपने अपना परिवार जैसा बना लिया। मुझे याद है जब हम साथ में काम करते थे BFM में, तो कई सारे आपके ऐसे श्रोता थे, मतलब एक पूरा ऐसे बंच ऑफ कॉलर्स का एक लेकर आते थे, और उनका दिन शुरू नहीं हो सकता, उनकी कोई घर पे कोई स्पेशल काम आपके आज्ञा इजाजत या आपके सलाह मशवरे के साथ नहीं हो सकता था। और मैं उस वक्त सुन के मुझे ऐसा लगता था कि ये पर्सनली जानती हैं क्या कामिनी जी को, क्योंकि जिस तरह से आप उनसे बात करती थी, जिस तरह से आप उनको हील करती थी, मुझे नहीं लगता कि वो, मतलब ऐसा लगता था कि मैं अपने माँ से बात कर रही हूँ, मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हूँ। हैप्पी, आपको इस विषय में एक बात बताऊं, आज पहली बार मैं दर्शकों को बोल रही हूँ, मेरे अंदर ना एक बहुत बड़ी माँ छिपी हुई है। मतलब मैं हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी रागनी मेरी बेटी है, अमित मेरा बेटा है, और वैसे भी परिवार के कई बच्चे मेरे पास बड़े हुए हैं, लेकिन मैं जब किसी को तड़पता रोता देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है इसके सिर पे खूब हाथ पैर, उसकी तकलीफ अपनी दूर कर दो, और फिर मैं उसको बेटा बेटा बोलना शुरू कर देती हूँ। बाद में मैं बोलती हूँ अरे वो क्या सोच रहा होगा, मैंने इसको बेटा बेटा बोलना शुरू कर दिया, और मैंने नहीं बेटा तुम ठीक हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करता होगा। और मैं हमेशा नहीं बच्चा तेरा सब अच्छा हो जाएगा, मैं हूं ना साथ में, तेरा सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं अंदर ना फिर मैं महसूस किया कि नहीं मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ, मेरे अंदर एक माँ छिपी हुई है जो बाहर आ जाती है। माँ कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। मैम एक बेसिक चीज और थी, मैंने कभी आपको गुस्से में नहीं देखा। आपने कई बार मुझे गुस्से में देखा है और आपने बोला ठंडी हो जाए ठंडी हो जाए। ये स्ट्रेंथ कहाँ से लाते हो आजकल के दुनिया में जहाँ हर चीज हमेशा लगता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वहाँ इतना कूल कहाँ से मेंटेन करते हैं? देखो इसमें बेस में तो मेरी तबीयत भी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अगर गुस्सा करूंगी तो मेरे नर्व्स और खिंच जाएंगे, और मेरा नर्वस सिस्टम पहले ही वीक था, तो मैंने कहा नर्व्स ठीक करने को मुझे गुस्सा सबसे कम करना पड़ेगा सबसे पहले। कैसे किया? क्योंकि गुस्सा करते से आपकी 84,000 नाड़ियां खिंच जाती हैं। अच्छा। और फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर आपको एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी बेस में होती है प्रॉब्लम के बॉडी के, तो, हाँ वात पित्त कफ कहते हैं आयुर्वेद में उसको। अच्छा। तो आपको गुस्सा जितना कम करेंगे, वो मेडिटेशन से कम हुआ। मैंने बहुत मेडिटेशन किया, 3 घंटा, अभी भी 37 साल से मेडिटेशन करती हूँ मैं। रात को 2:15 बजे उठ के, सुबह 5 बजे उठ के, और डेली सुबह शाम मेडिटेशन कर करके मेरा बॉडी कंट्रोल में आ गया और माइंड भी कंट्रोल में आ गया, और गुस्सा कम आता है मुझे, आता है तो बड़ा आता है लेकिन बहुत कम आता है। जबकि बहुत आयरॉनिकल है, बोलते ना कि जब कोई खाली बैठा हो तो दिमाग में कुछ तरह के ख्याल आते होंगे, बट गुस्सा कम आता है। बट आपने बहुत काम किया है अपने लाइफ में, बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, एंड मैंने हैट्स ऑफ टू यू। ये जर्नी, ये इसको मेंटेन करते हुए भी आप एक मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो ये बैलेंस रख रहे हैं, ये आप अपने दर्शकों को बताइए कि कैसे देखिए अपने लाइफ में हम ला सकते हैं। मुझे भी थकाता है ये बैलेंस रखना, मैं कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं हूँ, मुझे भी थकाता है, लेकिन मुझे मालूम है
कि जो भगवान ने मुझे दिया है उसको मुझे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। मैं ऐसा नहीं करती कि आगा दौड़ पीछा छोड़ के चलो आज 2 रुपए मिल गया, अब उस 2 रुपए को एंजॉय ना करूं और 4 के पीछे भागूं और फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ वैसी हो जाए कि मैं दिन रात भाग ही रही हूं और फिर मैंने जो पीछे कमाया उसको एंजॉय ना करूं। तो भगवान ने मुझे घर दिया नोना नोना सोना सा, तो मैं 1 रूम किचन में रहने वाली के पास अब 4-5 बेडरूम हॉल हो गया, तो पहले उसको तो एंजॉय कर लूं मैं और मैं आगे की पाने के लिए। और इसी तरह मैंने सोच सोच के कि नहीं होश में रहो, और मैं अपने सभी दर्शकों को और सभी बच्चों को और सभी को बोलती हूँ कि होशमंद जिंदगी जीनी चाहिए इंसान को। जब होश में रहता है ना जो इंसान, तो फिर वो ना किसी के साथ बुरा करता है, ना उसको गुस्सा आता है, और दूसरी बात कि वो एंजॉय करता है लाइफ। तो आपने अपनी लाइफ ही एंजॉय नहीं की, आपने जो मिला उसका बोले जो मिला नहीं उसका दुख है, और जो मिल गया है उसकी खुशी नहीं है। आपके फैमिली में ये एक मतलब आपके जेनेटिकली एक चीज जो है, चाहे वो गोविंदा जी बोलिए आपकी बेटी, कहीं ना कहीं ह्यूमर का एक बहुत बड़ा योगदान भी है, और कहीं ना कहीं बहुत इनग्रेन्ड है आप लोगों में। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर, और जो लोग पर्सनली, जैसे मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। तो ये कभी कभी आपको लगता है कि ये हंसना चीजों को आप अपनी मुसीबतों पे हंस देते हैं, या फिर अब देखो मेरी माँ है ना, हाँ, वो सबसे ज्यादा ये ऐसा काम करती थी। हाँ, उन पे जब कर्जा हो गया तो उन्होंने ना एक सिंदूरदानी थी उनकी बड़ी पुरानी, जो टेलीफोन बना हुआ था चांदी का, तो वो खुल जाता था, नीचे डिबिया थी, ऊपर टेलीफोन का रिसीवर था, पुराने वाले जो रिसीवर हुआ करते हैं, जो लैंडलाइन होती, हाँ, वो सिंदूरदानी उन्होंने मंदिर में रखी हुई थी। फिर जब उनके ऊपर बहुत कर्जा हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो मंदिर के पास जाती थी, क्योंकि घर छोटा था, 6 के 6 बच्चे देख पाते थे कि मम्मी क्या कर रही हैं। वो फोन उठाती थी और बोलती थी, ठाकुर जी मुझ पर बहुत कर्जा हो गया, मेरी हुंडी चुका दो ठाकुर जी। तो हम हंस देते थे, मम्मी भी हंस देती थी। शी नेवर क्राइड एंड नेवर सीन हर। जब मेरी पहली बार उनको रोते देखा मैंने, जब मेरी बहन की डेथ हुई, बड़ी पद्मा जी की, अदरवाइज वो जीवन में रोई नहीं औरत। तो उल्टा रोते नहीं, वहां हंसेंगे ना। और सबसे बड़ी बात, हंसना तो कई लोगों को आता है, पर हंसाना, ये जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा, तो उसके जवाब में आपने मुझे भी हंसा दिया। हंसाना, कभी कभी लोग अपने दुख को दबा के, काफी ऐसा आपने सुना होगा, कहते हैं जो लोग हंसाते हैं उनकी लाइफ खुद की बहुत ट्रैजिक होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आर्ट का जन्म भी वहीं से होता है। ये जो आइडिया जो आपने बोला कि मम्मी ने ऐसा किया, ये भी अपने आप में एक क्रिएटिव आइडिया है। क्रिएटिव आइडिया है। और मजेदार बात आपको बताऊं मैं यहाँ पर, कि जब आप अपने दुख को दबाते हो, एक तो होता है दुख एक्सप्रेस कर देना, चिल्ला देना, रो देना, उससे बात बिगड़ जाती है। और जब आप अपने दुख को दबाते हो और सामने वाले का दुख हाईलाइट कर देते हो, या उसके दुख की चिंता करते हो, या उसकी केयर करते हो, तो धीमे 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 आप अपना दुख भूल जाते हो। फिर आप रियलाइज करते हो थोड़ी देर बाद, अरे ये तो दुख कुछ था ही नहीं, मैं तो एਵੇਂ लूट गया वो गाना। क्या दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। फिर वो आप धीमे धीमे सोच रहे हो कि अच्छा मैं तो फालतू में रो रहा था, ये तो ठीक होने वाला है, ये तो ऐसे होने वाला है, इसका ये उपाय करते हैं। क्योंकि जब गम आता है ना, तो उस समय आदमी घबरा जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद उसको सूझता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे, बट उस समय वो जाने नहीं देता। गम आता है और इमीडिएटली वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे गम आए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और उसके बाद सोचो कि तुमको करना क्या है। तो मेरी माँ एक बात बोलती थी कि इंसान को जीवन में करना क्या है, इस पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, ये नहीं कि हो क्या गया। वाह, क्या बात है। अब हो गया सो हो गया, करना क्या है वो सोचो, बीतीता ही बिसार दे और आगे की सुध ले। वाह, बहुत बड़ी बात कही। और मुझे लगता है कि ये जो बातें आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कई लेवल पे फिलोसॉफिकल है, बट साइंटिफिक भी है। मुझे याद है कभी आपने मुझे एक बार कहा था कि ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचता है, तो शांत हो जाए, अभी ग्रेविटी को अपना काम करने दे। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी एक ऐसी चीज है ना आपकी बॉडी में, जो आपको धरती पर रखती है। आप उड़ने नहीं लगते हो, भले आप
ईर्ष्या से उड़ रहे हो, भले आप अपमान से उड़ रहे हो, भले आप क्या बोलते हैं पैसे से उड़ रहे हो, और आप अभिमान हो गया तो उड़ रहे हो आप, और फिर आप भूल गए आसपास लोगों को, आपने बुरा बर्ताव किया लोगों के साथ में। तो कहा जाता है कि अंदर ग्रेविटी लाने के लिए धरती पे आसन बिछा के ध्यान करना चाहिए। ध्यान से आदमी जो है वो अपने बैलेंस नहीं खोता है दिमाग का, और जब वो बैलेंस वो बना पाता है अपनी बॉडी का, तो फिर वो दुनिया में रहता है। क्या बात है। और एक और चीज जो मैंने हमेशा आप में नोटिस की है कि कूट कूट के आपके अंदर ना बचपना भरा हुआ है। वो मैं अभी भी हूँ। हाँ। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मेरी बेटी के पास जाके मैं ऐसी खड़ी हो जाती और मेरी बेटी मुझे मेरी माँ लगती है। हमें लगता है ये मेरा लाड करेगी। नहीं, मुझे लगता है दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। और फिर मेरी बेटी मेरा खूब लाड करती है, रागिनी। हाँ। फिर वो मुझे बोलती है अच्छा पुगू आ गया। तो ऐसा है मेरे अंदर। मैं आज तक अपने अंदर का बच्चा नहीं मरने दिया, और मैं बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे छोटे बच्चे बेहद पसंद है। और आप जो काम करती हो ना बच्चों के साथ, लोगों को सबको बता दूं, हैप्पी का बहुत अच्छा स्कूल है। और स्कूल आप नाम बताओ स्कूल? हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर, जिसमें हैप्पी के हाथ के नर्चर किए हुए बच्चे इतने बड़े आदमी बनने वाले हैं कि लोग देखेंगे कि जैसे नर्चर कर रही है। आप आते हैं तो बच्चों को लगता है कि उन्हीं के एज का, क्योंकि बच्चे ना अपने आप में बड़े क्रिएटिव होते हैं, कोई फिल्टर नहीं है उनमें। तो मैं कहीं ना कहीं आप में वो चीज हमेशा पाती हूँ। और लोग कहते हैं ना कि जवानी या यौवन ये सब चीजें बहुत कम टाइम के लिए रुकती है, बट बचपना एक ऐसी चीज है, अगर आपने उसको जिंदा रखा अपने अंदर तो बड़े लोग कहते हैं, मैंने आपको ये जीते देखा है। और मैं बहुत सीखती हूँ हर दिन आपसे। ये जो एक अप्रोच है लाइफ की तरफ, इसने काफी दिया है मुझे लगता है। नहीं, जब आपके अंदर का बच्चा मर जाता है ना तो आप आधे मर जाना, क्योंकि आपको फिर खुश रहना नहीं आता। बच्चे तो बेवजह मुस्कुराते हैं। अब जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा हुआ और नींद में मुस्कुरा रहा है, अब क्यों मुस्कुरा रहा है उसको नहीं पता। तो आपको जब कोई कारण चाहिए मुस्कुराने के लिए, आपको लाफ्टर क्लब में जाना पड़े, आपको ऐसा लगे कि कोई वजह हो तो मैं मुस्कुराऊं, पार्टी हो तो मैं मुस्कुराऊं, तो फिर आप गए काम से। क्योंकि या कोई कुछ मैसेज कर दे, आजकल होता है यार, कुछ मैसेज भेज दे, कोई अच्छे जोक्स भेज दे, इंस्टा देखूं तो मुस्कुराऊं, नहीं तो अरे बेवजह मुस्कुराना। आप कभी फॉरेन गए होंगे, मैंने कितनी फॉरेन में ऐसी लेडीज देखी जो आपको देख के स्माइल करती हैं, और स्माइल तो ईश्वर की कृपा देन है, तो आपके चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए, तो आपकी जिंदगी बढ़ती है उससे। और जितना आप खड़ूस होते हो, जितना आपको गुस्सा आता है, लोग उतना ही आपको नापसंद करते हैं। लोग बोलते हैं आ गया कहीं से खड़ूस आदमी, और ये अभी गुस्सा करेगा और सारा बदमजा कर देगा महफिल का, और सारा काम खराब कर देगा, और इसके गुस्से से सारा काम खराब हो जाएगा। लोग ऐसे आदमी से डरते हैं, बचते हैं। तो आपको गुस्सा कम और खुशियां ज्यादा फैलानी चाहिए। एक और मतलब जाते जाते एक और जरूरी बट आज के लाइफ के लिए, आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो एक एडिक्शन हो गया है, आपकी बात से ही बात निकली, तो ये जो फोन का, स्क्रीन्स का एक एडिक्शन हो गया, बच्चों में ही नहीं, हम बच्चों को बोलते हैं अरे टीवी मत देखो, और हमारे खुद के हाथ में, हमारे खुद के हाथ में है, और हम थोड़ी थोड़ी देर में चेक करेंगे किसी का फोन तो नहीं आया, किसी का कुछ क्या है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, बहुत गंभीर समस्या है। और इसके विषय में मैं आपको एक बता दूं, इससे आंखें खराब हो जाती हैं। और मैं तो बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन मेरी भी आंखें इससे खराब हो रही हैं। इसमें बैक पेन होता है, इसमें आपका क्या कहते हैं, गर्दन के स्पॉन्डिलाइटिस के और स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क होने का खतरा है आपको। और इसके साथ साथ क्या है, अवचेतन मन जागृत हो रहा है। अब ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या है कि तीन मन होते हैं, अवचेतन, चेतन और सुप्तावस्था। सुप्तावस्था मतलब ध्यान की अवस्था। अवचेतन क्या है कि आप एक दूसरी दुनिया में हो। आपको जब आप फोन के अंदर जाते हो तो आपको पता ही नहीं हैप्पी क्या कर रही है। तो मैं फोन के अंदर की दुनिया में चली गई, अब मैं वहां हंस रही हूँ, वहां जी रही हूँ, या मैं फोन में हूँ और कुछ और सोच रही हूँ, तो उसको कहते हैं अवचेतन। और जो मेंटली अपसेट होते हैं लोग, जो बेचारे बीमार हो जाते हैं दिमागी तौर पे, वो अवचेतन में ही जाते हैं। और उनको अवचेतन से प्रैक्टिकल में लाने के लिए काउंसलिंग कंसल्टेशन कराया जाता है।
तो जितना हो सके बिजनेस के लिए फोन देखिए, काम के लिए देखिए, पढ़ाई के लिए देखिए, अदरवाइज त्याग कर दीजिए फोन का। पर्सनली आप लैंडलाइन फोन उठा के बात कर सकते हैं किसी के साथ में, अदरवाइज आउटसाइड जितनी बच्चों की एक्टिविटीज होती हैं वैसे अपनी एक्टिविटीज रखिए। भले आप किटियों में जाइए, पार्टियों में जाइए, ग्राउंड में जाइए, खेलिए कूदिए, बट अवॉइड फोन्स। जब जरूरत नहीं है तो आप इससे दूर रहिए। वही कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में मेरे 3000 4000 दोस्त हैं, उसको थोड़ी देर में उसके लाइक्स देखने का मन होता है। हाँ, ये लाइक्स कितने हैं? मेरे लाइफ में कोई समस्या हो जाए तो उसमें से शायद कोई मेरा असली दोस्त नहीं साबित होगा। तो वो जो 1-2 या 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आप एक्चुअली मतलब ये चौथी बीमारी क्रिएट हुई है। एक बूजिंग, फैगिंग या बदमाशी थी और साथ में चौथी बीमारी ये सोशल मीडिया वाली बदमाशी। सोशल मीडिया एक बीमारी है। सोशल मीडिया ने अनसोशल बना दिया। हाँ, अब ठीक है आप उससे पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट उतनी ही देर जितनी देर आपका काम है, उसके बाद आप प्रैक्टिकली अपने बाल बच्चे, घर द्वार, उसका ध्यान रखिए और प्लीज प्रैक्टिकल हो जाइए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस फोन, बट समवेयर यू हैव टू, एंड अदरवाइज बहुत सफर करता है इंसान। यूज टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर, या मतलब उसके गुलाम मत बन जाइए। गुलाम मत बन जाइए, आप उससे काम कीजिए, उससे पैसा कमाइए, बस धन कमाइए। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी अच्छी बातें। ये कॉन्वर्सेशन हम 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे हमारी ये बक खत्म नहीं हो सकती, पर अभी अब आपके 2 मिनट बोल देती हूँ मैं, जी, बोल देंगे जी। अर्पिता बहुत ही ब्रेनी इंसान है, इसके पास खजाना है आइडियाज का। मैं बिग एफएम में इसके साथ आरजे थी 14 साल तक, और अर्पिता होल्ड करती थी बड़ी पोजीशन वहां पर, और जब जब अर्पिता साथ होती थी इतने आइडियाज आते थे मुझे, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। अच्छा टाइम स्पेंड किया, अच्छा टाइम, मतलब हमने एक क्रिएटिव टाइम स्पेंड किया। हमने है। कोई भी इधर उधर की बातें कम की हैं और हमने बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव टाइम स्पेंड किया, कैसे आगे बढ़े, कैसे लोगों को फायदा हो, उसका यही चर्चा की है। एंड थैंक यू सो मच टू बी इन माय लाइफ। वो एनर्जीज हमेशा मैच कर रही हैं, हमेशा साथ बैठे तो कुछ अच्छा हुआ है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना कि आप मेरे लाइफ में हैं। मुझे भी, हम ये म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है हमारा। तो ये थी हमारी वन एंड ओनली कामिनी खन्ना जी, और मैं इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। अभी समय की थोड़ी कमी है, इस वजह से हम ये बातचीत आगे नहीं बढ़ा पाए, पर मुझे लगता है कि ये बातचीत यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती। तो हम लोग वापस इस तरीके से जुड़ेंगे और आपके सामने कुछ उनकी लाइफ से और कुछ उनके एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे या हम आगे बढ़ाएंगे। करंट टॉपिक्स पे भी हम बात कर सकते हैं, नहीं आगे? बिल्कुल करंट टॉपिक, हम तो जब भी बात करते हैं तो उसमें तो कुछ ना कुछ करंट ही निकलता है। धन्यवाद आप लोगों का सभी का हमको झेलने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।